नमस्कार साथियों, मित्रों, प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, स्कूल एजुकेशन राजस्थान से। यह वीडियो क्लास 12th ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के प्राचीन काव्यखंड में संकलित महाकवि घनानंद पर केंद्रित है। इस विषय पर यह मेरी प्रथम वीडियो है, जो कि रीति काल में रीति मुक्त धारा के बहुचर्चित और प्रतिष्ठित कवि घनानंद पर केंद्रित रहने वाली है। तो आइएगा पहले घनानंद के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को एनसीईआरटी के शब्दों में देखने का प्रयास करते हैं, जो कि सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है और जिसमें संस्था ने सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को समाहित करने का एक बेहतर प्रयास हमारे समक्ष किया है। तो आइएगा देखते हैं घनानंद का जीवन परिचय। घनानंद, इनकी समय अवधि 1673 से 1760 के बीच आंकी गई है। इनका जो परिचय हमारे समक्ष दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि रीतिकाल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। ये प्रथम पंक्ति एनसीईआरटी की, जो कि इनकी पहचान को निर्धारित करती है। घनानंद रीतिकाल में रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में ठहरते हैं। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया। वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे, किंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। तो ये घनानंद के जीवन परिचय पर प्रथम पैराग्राफ, जिससे हमें बहुत सी जानकारियों का पता चलता है कि किस तरह से घनानंद जो हैं वो दरबार में बेअदबी के कारण निकाले जाते हैं। उनका प्रेम किसी सुजान नाम की नायिका के साथ था, जिसकी बेवफाई के कारण वह दरबार छोड़कर जब जाने लगे और अनुरोध करने के बावजूद भी जब सुजान उनके साथ जाने को राजी नहीं हुई, तो उनका जो मन है वो शोक और पीड़ा से भर गया। और ऐसा कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे उनकी रचनाएं लौकिक से अलौकिक की ओर मुड़ती गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो घनानंद है वो दैहिक प्रेम को ईश्वरीय प्रेम की गुरुता देने वाले रीतिकाल में एक बहुचर्चित और बहुप्रतिष्ठित कवि के रूप में अपनी पहचान अंकित कर पाते हैं। आगे आप देखें दूसरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी और प्रामाणिक जानकारियों को हमारे बीच रखने का प्रयास करती है कि जो घनानंद है वह मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। यानी कि इनके यहाँ जो प्रेम है ये रीतिकाल में स्वानुभूति की पीड़ा से दग्ध हृदय को लेकर अपनी कविताएं रचते हैं। जबकि रीतिकाल में प्रेम हम देखते हैं कई कवियों में एक कपोत क्रीड़ा बनकर रह जाता है। दरबारी संस्कृति के रूप में प्रेम हमें दिखाई देता है, किंतु घनानंद की कविता में एक प्रेम की पीड़ा की व्यथा से पीड़ित एक कवि हमें दिखाई देता है। उनके वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय
और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। ये आप ध्यान देना कि कौन से कवि को साक्षात रस मूर्ति के रूप में कहा जाता है, तो वो है घनानंद। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसी ही कला की बारीकी भी दिखाई देती है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विदग्धता के साथ साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद की जो भाषा है वो परिष्कृत और साहित्यिक ब्रिज भाषा है। उसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रिज भाषा प्रवीण ही नहीं, सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी रहे। घनानंद की रचनाओं में जो प्रसिद्ध हैं वो सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कांड निबंध और रस केली वल्ली आदि प्रसिद्ध है। तो इस तरह से यह आपका परिचयात्मक विवरण एनसीईआरटी ने जो घनानंद के ऊपर दिया है वो परिष्कृत है, परिमार्जित है। थोड़ा इसमें कुछ और बातें हम देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से और कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी वो लाभदायक सिद्ध होगी। घनानंद जिनके बारे में हमने देखा, इतना सब कुछ देखने के पश्चात जो इनमें से कुछ बातें उभर कर आती है, वे हिंदी साहित्य में जो घनानंद हैं वो प्रेम की पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। और आलोचना के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी घनानंद के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण उक्तियां कही हैं। शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि ये साक्षात रस की मूर्ति हैं, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इसी तरह से वो इसी संदर्भ में आगे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि घनानंद की जो कविता है वो भाव पक्ष प्रधान रही है, यानी कि इनकी कविताओं में भाव पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। तो शुक्ल ने इनकी भाषा के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की है। और अंत में मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में इनकी जो प्रशंसात्मक उक्ति कही गई है उससे इस विषय को समाप्त करूंगा। दिनकर कहते हैं कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो ये देखिएगा प्यारे बच्चों, रीतिकाल की काव्य परंपरा में, रीति मुक्त धारा में जो बहुचर्चित कवि जिनकी सूक्ष्म दृष्टि से पूरा रीतिकाल का, रीतिमुक्त काव्य धारा का काव्य अपने परवान पर चढ़ता है, जिनकी कविता में कई भावधाराएं समाहित होती है और हम जब उनको पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि के गवाक्षों को उद्घाटित करने में इनकी प्रतिभा एक बेहद पुरजोर अहम भूमिका के साथ उपस्थित होती है। ऐसे महाकवि घनानंद को पढ़ने का हमें जो सौभाग्य मिला है उसका ये प्रथम भाग है। इसमें मैंने कवि परिचय से और रचना परिचय से संबंधित बातों को ही कोड करने का प्रयास किया है। अगले भाग में, भाग 2 में मैं इस काव्य में या आपकी कविता में या आपकी पुस्तक अंतरा में जो पद दिए हुए हैं उनका सरलार्थ और भावार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप देखिएगा घनानंद से संबंधित 4 पद आपके यहां दिए हुए हैं। इन चारों का सटीक सरलार्थ और भावार्थ बहुत जल्दी शीघ्र ही आपके बीच लेकर
आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।